वेलकम स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के बारे में, ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड जो है उसका कंपोनेंट क्या है, हमारे शरीर में ब्लड की कितनी अमाउंट होती है और ब्लड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि पता है कि ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि सर्कुलेशन में घूमता रहता है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग लिक्विड टिश्यू भी कहते हैं। बॉडी वेट का लगभग 8% जो होता है शारीरिक भार का, वैसे 6 से 7.5% होता है, वो ब्लड पाया जाता है एक इंसान के शरीर में, जो कि लगभग 5 से लेके 6.5 लीटर तक हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ये जल से भारी होता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.050 से 1.060 होती है और जल से 5 गुना अधिक ये विस्कस होता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है। जो ब्लड है उसका पीएच है वो 7.3 से 7.4 तक होता है। एग्जैक्ट पीएच वेरी करता है, लेकिन इसका जो पीएच है वो है 7.34 से लेके 7.40 तक होता है, यानी यह एक स्लाइटली बेसिक होता है, हल्का क्षारीय होता है। ब्लड में यदि हम कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 55% पार्ट इसका प्लाज्मा होता है और शेष पार्ट में कॉर्पसल्स पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं और उसको हम हीमेटोक्रिट कहते हैं। तो 55% जो है वो प्लाज्मा और 45% हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है, यानी टोटल जो ब्लड जितने भी प्रकार की कॉर्पसल्स हैं वो हीमेटोक्रिट होती हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। पहला कंपोनेंट जो है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक हल्का पीला या रंगहीन तरल होता है जिसके अंदर लगभग 90% जो है वो पानी होता है, जल होता है। जल के अलावा इसमें अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण होते हैं। अकार्बनिक जो साल्ट हैं उनमें सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है और फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इसमें प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, कोलेस्ट्रोल्स हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, वाइटामिन्स हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं। ये सारे के सारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ये ब्लड में पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड में उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे यूरिया की एक फिक्स मात्रा ब्लड में होती है, ज़्यादा होने के बाद में उछन करके और यूरिन के थ्रू चली जाती है। यूरिक एसिड है, ये भी पाया जाता है। क्रिएटिनिन है, ये पाया जाता है। बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन, वर्डीन जो जिसको हम कहते हैं, ये भी ब्लड में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो डिजोल्व अवस्था में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोजिन प्रोटीन को यदि अलग कर देते हैं तो जो शेष बचा पार्ट है वो सीरम कहलाता है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दो चीज़ें होती हैं, एक है प्लाज्मा और एक है सीरम। क्या अंतर है? यदि प्लाज्मा में से माइनस कर देते हैं क्या क्या, विभिन्न प्रकार की जो प्रोटीन है, और प्रोटीन की बात भी करें तो उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर बनाती हैं वो प्रोटीन को अलग कर दें, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो जो शेष बचा पार्ट है यानी प्लाज्मा में से जो लिक्विड पार्ट है वो कहलाएगा सीरम। सीरम में हालांकि अन्य प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये पाई जाती हैं, लेकिन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं पाई जाती जो कि रक्त का थक्का बनाने में काम आती हैं। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, प्लाज्मा प्रोटीन जिसको कह सकते हैं, और ये हमारे लीवर से बनती है। और यदि लीवर में थोड़ी खराबी हो जाती है, यकृत में थोड़ी खराबी हो जाती है तो एल्बुमिन की कमी हो जाती है, जिसको हाइपो एल्बुमिनिया कहते हैं। एल्बुमिन जो है वो हमारे ब्लड में ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, परासरणी दाब को बनाए रखता है, यानी एल्बुमिन से हमारे ब्लड का परासरणी दाब है वो मेंटेन रहता है। अब ब्लड में जो प्रोटीन है
जिसमें एल्बुमिन मुख्य है। उनके क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। जैसे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को उत्पन्न करता है, इससे रक्त एवं ऊतकों के मध्य जल का आदान प्रदान होता है, यानी रक्त थोड़ा विस्कस होता है। तो टिश्यू है, उस टिश्यू से जो ब्लड है, जो लिक्विड है, पानी है, वो टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू से सॉरी ब्लड में आ जाता है, और ये मेंटेन रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। नेक्स्ट बात करें, प्रोटीन्स उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जिससे यह रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखती हैं। प्रोटीन्स जो है, यानी जो एल्बुमिन प्रोटीन है, उसके कारण ये जो है एल्बुमिन प्रोटीन के कारण ओके, तो ये प्रोटीन एम्फीपैथिक नेचर का होती है। एल्बुमिन जैसे रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा एवं ब्लड को विस्कासिता प्रदान करती है, यानी इसको विस्कोसिटी प्रदान करती है, गाढ़ापन प्रदान करती है ब्लड को। और इसमें जो मैंने बताया अभी, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बीटा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है, ये गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती हैं जो ब्लड में पाई जाती हैं, जिससे कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन हार्मोन होते हैं, जो कि आयोडीन है, फेरस है, कॉपर है, इनके संबंध में ये मदद करती हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करती हैं। अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लड सेल्स। ब्लड में सेल्स जो यानी हिमेटोक्रिट वाला पार्ट होता है, 45% होता है टोटल ब्लड का, वो ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे आरबीसी, वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की सेल्स होती हैं बेसिकली। आरबीसी हैं, ये रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं, या इनको इरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, या इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। मेमल्स में जो आरबीसी है वो वृत्ताकार होती है, बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव मतलब द्विअवतल आकार की होती है, ठीक है, या इसको उभय अवतल कह सकते हैं। डिस्क लाइक होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, अर्थात न्यूक्लियस नहीं होती। यानी आरबीसी को यदि हम देखें तो ऐसे होती है आरबीसी, ये बीच में से खड्डा होता है दोनों तरफ, और साइडों में फुली हुई होती है, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखाई देती है। बीच में से खड्डा होता है और ये साइडों में इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ओके, इसका जो डायमीटर हो 7 से 8 माइक्रोमीटर, मोटाई 2 माइक्रोमीटर होती है। ऊंट और लामा में क्या होती है? आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। मेमल्स को छोड़कर अन्य कोर्डेट में केंद्रक युक्त बाइकॉन्वेक्स जो है वो क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है, बाइकॉन्वेक्स होती है। मेमल्स में बाइकॉनकेव होती है, औरों में बाइकॉन्वेक्स होती है। इसको ऐसे ये डायग्राम होता है बाइकॉन्वेक्स का, यानी इस प्रकार से बीच में फुली हुई होती है। बाइकॉनकेव आकृति होने के कारण आरबीसी का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि गैसें हैं वो आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं और गैसों का परिवहन आसानी से हो सकता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और केंद्र की अनुपस्थिति होने के कारण अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है उसमें पूरे के पूरे में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए अन्य सेल ऑर्गेनल्स और केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य में जो है आरबीसी है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर होती है पर mm³ जिसको कह सकते हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे। 50 जो है ये हो गया आपका ओके, ये जो कहलाएगा, इसमें हम इसको यूँ लिख सकते हैं जैसे 50 mm³ प्रति घन मिलीमीटर, राइट। 50 लाख जो है पर mm³,
यानी 1 मिलीमीटर लंबे, 1 मिलीमीटर चौड़े और 1 मिलीमीटर गहरा जो खड्डा है उस वॉल्यूम के अंदर 50 लाख आरबीसी समा सकती हैं। ये इसकी यूनिट होती है। ओके, इसी प्रकार ये मीटर नहीं, इसको हम लिखेंगे घन mm, घन मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, mm है। फीमेल में 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा 15% होती है, 15 ग्राम होती है, यानी मैक्सिमम है 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज अधिक मात्रा में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फेरस युक्त कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 हीम होते हैं। 4 हीम का मतलब है उसमें पोरफायरिन रिंग पाई जाती हैं। 4 पायरो रिंग मिला के प्रोटोपोरफायरिन बनाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है प्रोटोपोरफायरिन, यानी इसमें हम जैसा कि कहते हैं Fe जो है वो जुड़ा रहता है चारों दिशाओं से, जो पिरोल होती हैं उनसे। जो पिरोल रिंग है उससे ये हीमोग्लोबिन है वो जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये Fe होता है। इसी प्रकार चारों दिशाओं में 4 पिरोल होती हैं और वो पोरफायरिन बना के हीम बनाती है। और हीम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं 4, 2 अल्फा 2 बीटा, उनसे जुड़ करके हीमोग्लोबिन की अणु का निर्माण होता है। अल्फा चेन जो होती है उसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं और बीटा में 146 एमिनो एसिड होते हैं। तो ये हो गए 282 और 246 का 292। ये टोटल एमिनो एसिड होते हैं 574 एमिनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अणु में। प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस आयन होते हैं। प्रत्येक फेरस आयन से एक ऑक्सीजन अणु संयोजित हो सकता है। इस प्रकार एक हीमोग्लोबिन अणु से 4 ऑक्सीजन जो है उसके अणु, 4 जो है ऑक्सीजन के अणु है वो जुड़ सकते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापा जाता है। कितनी आरबीसी होती हैं? न्यूबोर चैम्बर होता है, उसमें इसको मेजर करते हैं। आरबीसी की ब्लड में कमी होने पे इसको एनीमिया कहते हैं और अधिकता होने पे इसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। ये दशा हाई एल्टीट्यूड पर निवास करने वाले लोगों में देखी जाती है। जहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, जैसे हिमालयन हाइट्स पे यदि लोग रहते हैं, इसी प्रकार जैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ जो फौजी रहते हैं उनमें पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। यानी वहाँ आरबीसी ज़्यादा पाई जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, इसलिए ज़्यादा आरबीसी वहाँ पे मिलेंगी। एनीमिया की स्थिति में आरबीसी के शरीर में कमी होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाती है। ऐसी दशा में रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा से संयोग नहीं कर सकता और ये स्थिति एनोक्सीमिया कहलाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलने पे इसको एनोक्सीमिया कहते हैं। आरबीसी ब्लड में एक दूसरे पर सिक्के के स्तंभ की तरह उपस्थित होती है, पाइल्स ऑफ कॉइन होती है। इसी प्रकार इरिथ्रोसाइट्स अनेक स्तंभों के रूप में कॉलम के रूप में दिखाई देती है और इस गुण को रोलेक्स कहा जाता है। आरबीसी का ये जो करैक्टर है इसको रोलेक्स कहते हैं। यानी आरबीसी इस प्रकार से पाइल्स के रूप में इकट्ठी होती हैं एक के ऊपर एक, इसको रोलेक्स कहते हैं। आरबीसी निर्माण भ्रूणावस्था में 2 माह तक यौगिक सेक में होता है, दूसरे से 5वें महीने तक यकृत में होता है। इसके बाद में स्प्लीन थाइमस में भी आरबीसी का निर्माण किया जाता है और बच्चे के जन्म लेने के बाद में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। यानी पहले तो जो है जो यौगिक होता है अंडे में, यौगिक सेल, उसमें आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी बनती है उससे। उसके बाद में लीवर से बनती है और लीवर के बाद में जो है बोन मैरो से आरबीसी का निर्माण होता है। नई आरबीसी इरिथ्रोसाइट सेल के रूप में डेवलप होती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। नष्ट हुई आरबीसी सर्कुलेशन के द्वारा लीवर या स्प्लीन में पहुंचती है। यहाँ आरबीसी से आयरन को अलग करके पुनः हीमोग्लोबिन निर्माण हेतु संग्रहित किया जाता है
ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो टूट जाती है, बिलीवर्डिन बनाता है, जो कि अंत में पूर्ण रूप से बिलोरुबिन में परिवर्तित हो जाता है और बाइल पिगमेंट के रूप में बाइल जूस द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो हैं वो इस हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन से टूटते हैं और वो बाइल जूस द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति के कारण इन कोशिकाओं में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, अर्थात एरोबिक रेस्पायरेशन या क्रेब साइकिल नहीं होता, क्योंकि ये अनएरोबिक रेस्पायरेशन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। तो ये था हमारा आरबीसी। नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में देखें तो ये बड़ी केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनकी संख्या 6000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। बच्चों में डब्ल्यूबीसी की संख्या वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने को साइटोसिस कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है। ब्लड में 12000 डब्ल्यूबीसी है प्रति घन मिलीमीटर से अधिक पाए जाने पर किसी बीमारी का संकेत होता है। ब्लड में डब्ल्यूबीसी का असाधारण तथा अनियमित निर्माण अस्थि मज्जा जो होता है वहाँ होता है और वहाँ उससे ल्यूकेमिया या कैंसर पैदा हो सकता है। ओके, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी यदि हो जाती है, 6000 प्रति घन मिलीमीटर से कम हो जाती हैं, इस स्थिति को ल्यूकोपेनिया कहते हैं, जो मियादी बुखार, टाइफाइड फीवर एवं ट्यूबरकुलोसिस में देखी जा सकती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स, जिनके अंदर ग्रेन्स पाए जाते हैं, जो दानेदार होती हैं कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेनुलोसाइट्स, और जिनका साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होता वो एग्रेनुलोसाइट्स कहलाती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में जो पिंड केंद्रक है वो कई पिंडों में विभाजित होते हैं, जो परस्पर धागे जैसी पतली संरचना से जुड़े रहते हैं, और केंद्रक बहुपालित होने से ये जो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMN हम इसको नाम देते हैं। इस प्रकार जो एग्रेनुलोसाइट्स होती हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होती हैं वो 8 से 20 मिलीमीटर मोटी होती हैं। इसमें दो प्रकार की सेल होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार की सेल होती है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स आकार में बड़ी होती हैं जो कि लगभग 5.3% बनाती हैं। लिम्फोसाइट्स 35% होती हैं संख्या में भी। न्यूट्रोफिल जो है, एक ग्रेनुलोसाइट्स में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 62% जो है वो न्यूट्रोफिल होती है। बेसोफिल है वो 0.4% होती है, सबसे कम, और इओसिनोफिल है वो लगभग 2 से लेके 3% तक होती हैं। तो ये 3 प्रकार की सेल है जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कण अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के स्टेन से रंगे जा सकते हैं। इसमें फेगोसाइटोसिस का गुण होता है। ये कोशिकाएं डाइपिडेसिस की क्रिया द्वारा कैपिलरी से बाहर निकलकर अमीबीय गति दर्शाती हैं। तो क्या गुण होता है इनमें? न्यूट्रोफिल में जो ब्लड वेसल्स में ये बहती हैं, वहाँ की कोशिकाओं के मध्य स्थान होता है, उसमें से ये डब्ल्यूबीसी बाहर निकल कर के टिश्यू में आ जाती हैं। इस क्रिया को बोलते हैं डाइपेडेसिस, यानी ब्लड कैपिलरी से डब्ल्यूबीसी का संकरण स्थल पे बाहर आना डाइपेडेसिस कहलाता है, जहाँ कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है। तो ये कोशिकाएं डायबिटीज की क्रिया द्वारा कैपिलरी से बाहर निकलकर अमीबीय गति दर्शाती हैं। इस प्रकार से ये शरीर की बाहरी रोगाणु से रक्षा करती हैं। इन रोगाणु की संख्या मवाद पड़ने वाले संक्रमण के समय बढ़ जाती है। तो जैसे ही जो बाहरी जो बैक्टीरिया वायरस है उसको ये जब डब्ल्यूबीसी मारती हैं तो उससे वहाँ पे पस बनती है, उसे पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन कहते हैं। इनका केंद्रक 2 से अधिक पिंडों का बना होता है। केंद्रक
एक सूत्र जो ये जो इनका केंद्र 5 से 6 पिंडों का बना होता है, जो एक थिन फिलामेंट से जुड़ा रहता है। इसे इसलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और इनका जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। जैसे ये एक पॉपुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, और ये जो है ये एक है ल्यूकोसाइट्स है, और ये एक इसको हम बोल लेंगे पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और ये न्यूट्रोफिल होती है, इसको हम न्यूट्रोफिल भी कहते हैं, उदासीन होती है। ओके, बेसोफिल है, ये 0.4% ही होती है। इसके जो साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, क्षारीय अभिरंजित होते हैं, बेसिक स्टेन्स होते हैं। इनमें हिस्टामिन और हिपेरिन भी उपस्थित होते हैं। इन सेल्स की संख्या चिकन पॉक्स के समय बहुत अधिक बढ़ जाती है। इनकी कोशिका द्रव्य में बड़ी किंतु संख्या में कम 10 से 100 तक पाई जाने वाली क्या पाई जाती हैं, सेल्स होती हैं, कणिकाएँ होती हैं, जो मेथिलीन ब्लू नामक एक स्टेन हो ग्रहण करती हैं, बेसिक डाई ग्रहण करती हैं। इनका भी जीवन काल 12 से 15 दिन होता है। और तीसरा जो है वो है इओसिनोफिल एसिडोफिल। इनके कोशिका द्रव्य में एसिडिक अभिरंजकों से अभिरंजित होने वाले स्पष्ट कण पाए जाते हैं। ये विषैली प्रोटीन का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इनकी सेल्स में हिस्टामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। ये ईओसिन द्वारा अभिरंजित होती हैं, ईओसिन नामक एक डाई होती है, उससे ये अभिरंजित होती हैं, इसलिए इनका नाम इओसिनोफिल भी हो गया। एसिडिक स्टेन होता है जिसका नाम इओसिन होता है, इसलिए इनको इओसिनोफिल भी कहते हैं। औसत जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। अब बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये 12 से 15 माइक्रोमीटर व्यास वाली अकणिकीय कोशिकाएं हैं। इनका केंद्रक बड़ा एवं गोल होता है, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। इनमें भी गति, कीमोटैक्सिस, फेगोसाइटोसिस का गुण होता है। ये आकार में मैक्रोफेजेज में परिवर्तित हो सकती है, बड़े आकार के मैक्रोफेजेज में। इनका निर्माण थाइमस व लिम्फ नोड में होता है, तथा मोनोब्लास्ट कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, मोनोसाइट्स का। ये मृत कोशिकाओं के निस्तारण का कार्य करती है, अतः स्कैवेंजर्स भी कहलाती हैं। और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह बीमारी में इसके समय इनकी आकृति है वो संख्या है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स जिसकी बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़कर शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाती है। इनका केंद्र एकल एवं गोल एवं बड़ा होता है, जिसके कारण साइटोप्लाज्म की कम मात्रा होती है। इनके जीवन काल में विविधता पाई जाती है। जीवन काल में 2 से 200 तक की लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये नॉन मोटाइल अभक्षणकारी होती है। इनका निर्माण लिम्फोइड टिश्यू में होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। ओके, ये बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। प्लेटलेट्स, ये कोशिका के छोटे केंद्रक विहीन टुकड़े होते हैं, जो मेगा कैरियोसाइट्स कोशिका के टूटने से बनते हैं। इनका 2 से 4 माइक्रोमीटर तक संख्या जो है वो लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने की स्थिति को जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, जो कि जैसे जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये जब प्लेटलेट्स की संख्या वो गिर जाती है उस सिचुएशन में कहते हैं। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया बुखार में ये जनरली प्लेटलेट्स हैं वो गिरती हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। साथ ही इनके द्वारा स्रावित सीरोटोनिन 5 हाइड्रोट्रिप्टोएमिन नामक पदार्थ, जो कि वैसोकंस्ट्रिक्शन है, रक्त वाहिनी के व्यास को घटाने का कार्य करता है। और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 2 से 3 दिन ही होता है। तो ये था हमारा टॉपिक ब्लड फिजियोलॉजी, ब्लड में विभिन्न प्रकार की सेल्स और उनका फंक्शन। आगे हम सर्कुलेशन की बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।